वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डेप्रिसिएशन की प्रोजेक्शन आप कैसे करोगे सीएनएम में डेटा में, उस पर हम लोग बात करेंगे। मैंने आपको बार बार यही बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस यानी जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट होता है उसके अंदर बाकी चीज़ों की प्रोजेक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो ग्रॉस सेल होगी, जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो आपके पास होगी, उसके मुकाबले वो चीज़ कितनी है। जैसे मान लो मेरे को फ्यूल एंड पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस का प्रोजेक्शन करना है, तो मेरे को इसको कंपेयर करना है मेरा जो पिछला साल है उसको बेस मानते हुए कि पिछले साल मैंने कितनी सेल की, उसके मुकाबले मेरा वो खर्चा कितना हुआ, उसी को करंट ईयर में उसी रेशियो पर मेरे को निकालना होता है। तो ये एक सिंपल टास्क होता है, लेकिन अब सवाल ये आता है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी प्रोजेक्शन आपको बड़ी ध्यानपूर्वक करनी पड़ेगी, जिसमें एक तो सेल्स की प्रोजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी पे बाकी चीजें आधारित होती है। और उसके अलावा एक डेप्रिसिएशन और एक होता है इंटरेस्ट कॉस्ट। ये तीन ऐसी प्रोजेक्शन होती है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में, पीएनएल में, जो आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, क्योंकि इनका कहीं और लिंक भी होता है। बैंक इनको बहुत ही सावधानी से क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, याद रखिएगा। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो डेप्रिसिएशन पर आधारित है कि डेप्रिसिएशन की हम प्रोजेक्शन कैसे करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सबसे लास्ट पॉइंट की भाई प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। कभी भी ध्यान देना, इसका आपका सेल वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स का वो आपका जो प्रॉफिट निकल कर आएगा, जो प्रोजेक्शन के बाद, देखिए ये सारा प्रोजेक्शन कर लिया, अब यहाँ पर आपका जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया ना लास्ट में, ये नेट प्रॉफिट, उस पर आपको टैक्स देना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर आपका कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि भाई प्रॉफिट आएगा तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो कंपनी पे कर रही है वो कैलकुलेट कर लीजिए। प्रॉफिट नहीं, अच्छा इसमें सेस को भी ध्यान में रखना है, सरचार्ज को भी ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट की क्वांटम कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको सेस सरचार्ज भी लगना है या नहीं लगना है। तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप उसको प्रपोज कर सकते हैं। तो ये आपने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उन पे हम डिस्कस करेंगे, और वन बाय वन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सीएमए में हमें ध्यान में रखनी पड़ती है उस पर हम बातें करते चल रहे हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेप्रिसिएशन। ओके, अच्छा डेप्रिसिएशन प्रोजेक्शन हमारा ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेप्रिसिएशन प्रोजेक्शन, राइट। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ, क्योंकि ये आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी यानी आपका ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का पार्ट है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को निर्धारित करता है। ये आपके बिजनेस की नेटवर्थ को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ये बैलेंस शीट में आपकी एसेट की वैल्यू को भी डाउन करेगा, तो नेटवर्थ को भी प्रभावित करेगा। देखिए आपको मैं ये भी लिख देता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब किसको प्रभावित करेगा, पीएनएल को। नेटवर्थ मतलब किसको प्रभावित करेगा, बैलेंस शीट को। कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी प्रभावित करता है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो होता है उसमें डेप्रिसिएशन ऐड होता है, तो उसका कैश फ्लो बढ़ता है उससे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी ये इंपॉर्टेंट है, सीएफएस को भी ये प्रभावित करता है। और अगर आप किसी भी कॉमर्स के जानकार से पूछेंगे ना कि सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या होते हैं, तो वो यही बोलेगा पीएनएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। ये तीन महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, जो आपको बनाने होते हैं। और एक वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रेशियो है जिसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है वो है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। बैंक इसको भी बहुत प्रायोरिटी पे रखता है, इसे कहते हैं डीएसटीआर। तो मतलब इस वजह से डेप्रिसिएशन की इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं कि डेप्रिसिएशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन का प्रोजेक्शन करना। अब इसके प्रोजेक्शन को सिंपल सिंपल तरीका मैं बताता हूं, क्योंकि आप इसके प्रोजेक्शन को किस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन के प्रोजेक्शन को हम एकदम सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। हमारे पास जैसे ये डेटा है, अब मेरे पास 23 का डेटा है, 24 का डेटा है, 25 का डेटा है, 26 का डेटा है, 27 का डेटा है। मुझे अभी 26 और 27 के लिए प्रोजेक्शन करना, तीन डेटा मान लो मेरे पास है। पिछले दो डेटा तो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आए, और ये जो प्रोविजनल डेटा है वो आपका करंट में जो अभी तक हो चुका होगा, अभी ऑडिट नहीं हुई लेकिन आपकी बुक्स तो प्रिपेयर हो चुकी होगी, वहां से ये डेटा उठकर आया। तो अब आप समझिए, जैसे
डेप्रिसिएशन का संबंध किससे होता है इसको भी मैं बताता हूँ आपको कि जैसे डेप्रिसिएशन का प्रोजेक्शन कैसे करोगे। आपने क्या करना है, एक चार्ट बना लेना है। जैसे मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ चार्ट बनाने का, कि जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक ये चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक चार्ट हो गया। अब इस चार्ट में मैं क्या करूंगा, कुछ कॉलम्स बना लूंगा और कुछ लाइंस क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो कॉलम्स में सबसे पहले तो मेरा जो इंपॉर्टेंट कॉलम होने वाला है वो होने वाला है ये वाला, राइट। इसके बाद आप यहाँ पर अपना जैसे सारे फाइनेंशियल ईयर देख लीजिए, कितने कितने 23, 24, 25, 26, 27, मतलब 5 कॉलम आपको चाहिए। ये आपका पहला कॉलम हो जाएगा, ये आपका दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, और ये आपका चौथा और लास्ट लास्ट में आपका पांचवा हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये भी समझिए कि आपको करना है क्या। सबसे पहले तो आपको यहाँ तो देखिए, ये तो हो गया आपका कि आपको पर्टिकुलर पर्टिकुलर में आपको पहले तो क्या करना है, जो पहले 3 सालों का डेप्रिसिएशन का आपके पास फिगर है उसको आप पकड़ लीजिए। पहले 3 सालों का डेप्रिसिएशन आपका कितना कितना है, कौन कौन से ईयर का। अब आप यहाँ पर ईयर भी देख लीजिए, 31 मार्च 23 तक का, यानी ये आपका 2023 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट ही। यहाँ पे 24 लिख देता हूँ और यहाँ पर 25 लिख देता हूँ रनिंग में, और ये प्रोजेक्शन में आएंगे आपके 26 और 27। और ये दोनों ईयर आपके, आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन में लेना है, प्रोजेक्ट करना है, राइट। अब डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर लिख दीजिए कितना कितना है। तो देखिए हमारे केस में डेप्रिसिएशन 3 सालों का हमारे पास मौजूद है, ठीक है। कितना है, 3.93, समझना 3.93, ये लेक्स में फिगर मैं ऊपर लिख देता हूँ, लेक्स, इन लेक्स। फिर कितना है आपका अगले साल। अब देखिए ये बहुत ही एक तरह से आंकड़ा जो है एकदम से परिवर्तित हुआ है, ठीक है। तो ये परिवर्तित क्यों हुआ उसको भी हम देखेंगे। 21.63, ऐसा तभी हो सकता है जब देखिए सडनली आपका डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 6-7 गुना बढ़ जाए। तो ऐसा तभी मुमकिन है जब आपने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किसमें किया हो, एसेट में किया हो। तो ये एसेट से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर आपका क्या आता है, ये 9.03, ठीक है। तो फिर आपने ये वापस से इसका डाउनफॉल आया। तो पहले तो आप ले लीजिए डेप्रिसिएशन, फिर आप ले लीजिए नेट फिक्स्ड एसेट्स आपकी, जो ये कहाँ से आपको मिलेगी। इंपॉर्टेंट चीजें ये दोनों ध्यान देना, ये पीएनएल से मिल जाएगा डेप्रिसिएशन, और नेट फिक्स्ड एसेट्स आपको कहाँ से मिल जाएगी, बैलेंस शीट से मिल जाएगी। तो आपने आपकी जो बैलेंस शीट होगी, ठीक है, जैसे अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ यहाँ से, मुझे ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड एसेट्स मेरी, यहाँ पर नेट ब्लॉक आ रहा है, सारी फिक्स्ड एसेट जो है उसका नेट ब्लॉक। तो ये मेरी जैसे फिक्स्ड एसेट्स है 30,86, 30.86, ठीक है। फिर आप देखिए एकदम से फिक्स्ड एसेट्स में क्या हुई, जंप आया, ठीक है, 66.57। फिर आप देखिए यहाँ पर आपका एसेट वापस से डाउन हुआ, मतलब डेप्रिसिएशन की वजह से आपका एसेट यहाँ पर गिरावट आई, ये आई। हालांकि ये जस्टिफाई नहीं कर रहा आंकड़ा बीच में, ठीक है, लेकिन आपको मैं सिर्फ सिखाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको इसको चलना है। तो ये सारे जो फिगर्स हैं वो लेक्स में, ये एल, ये एल, 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 राइट। अब आपको इस केस में क्या करना होता है, समझदारी, आपको एवरेज डेप्रिसिएशन रेट निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, एवरेज डेप्रिसिएशन रेट, एडीआर, आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। बहुत सिंपल है, ये फिगर डिवाइड बाय ये फिगर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो एवरेज डेप्रिसिएशन रेट आपकी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको देखिए, हमारे पास एक्सेल ऑलरेडी ओपन है, तो हम यहाँ पर इन सब की एवरेज डेप्रिसिएशन रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू 3.93 डिवाइड बाई 30.86 मल्टीप्लाई बाई 100, 12.73%।
तो आप देखिएगा इसका एडीआर मतलब एवरेज डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लग रहा है, 12.73%। ठीक है, अब दूसरे फिगर का निकालेंगे हम, दूसरे का कितना है, 21.63 डिवाइड बाई 66.57 मल्टीप्लाई बाई 100। ये बहुत ज्यादा आ गया, हालांकि ये यहाँ पर मुझे गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, लेकिन अभी अपन सीखने के हिसाब से 32.49%। ठीक है, ये एडीआर आ गई इस साल की। ये आप समझिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप इस तरह से निकालेंगे। तीसरे ईयर का आप देखिए, 9 इक्वल टू 9.03 मल्टी डिवाइड बाई 57.49, 57.49 और मल्टीप्लाई बाई 100, ये 15.70 आ गया आपका। देखिए ये यहाँ पर ये फिगर मिस्टेक है, ये फिगर आपका करेक्टेड होता तो ये आसपास ही आता एडीआर। ठीक है, ये फिगर मान लो जैसे अभी अपन एक काम करते हैं, ये बहुत ज्यादा है तो इस केस में हम इसको 12.63 ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये गड़बड़ घोटाला है। यहाँ ले लेते हैं 12.63 लाख। ठीक है, तो यहाँ एडीआर आप इसको करेक्ट कर लो कि भाई आपकी मान लो 12.63% है, डिवाइड बाई 66 लाख.57 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये लगभग 18.97 आएगा। अब ये तीनों साल की मान लो एडीआर आ गई, तीनों साल की एडीआर का आपको तीनों साल का एवरेज निकालना है। ठीक है, एडीआर एवरेज ऑफ ऑल 3 years। कैसे निकालोगे तीनों का एवरेज, आप इन तीनों को एवरेज निकालने के लिए ये एवरेज और ये तीनों को आप यहाँ से एंटर करो, ये एवरेज आ गया है तीनों का 15.80, कितना, दैट इज 15.80%। अब आप समझिए, आपका यहां से ये फिक्स्ड असेट्स का जो आपने प्रोजेक्शन किया होगा आगे के ईयर में, अब देखिए मैं चलता हूँ सीधे सीधे कहां पर, फिक्स्ड असेट्स की प्रोजेक्शन के ऊपर चलता हूँ। तो मैंने अपना जो नेट ब्लॉक का प्रोजेक्शन किया होगा 49.61, ये देखिए यहाँ पर 49.61 लाख, और मैंने अपना फिक्स्ड असेट्स का प्रोजेक्शन यहाँ पर किया होगा 42 पॉइंट, धीरे धीरे घटते हुए 85 लाख। तो अब मेरे लिए डेप्रिसिएशन का प्रोजेक्शन करना आसान हो जाएगा, किस रेट से करना है मुझे, 15.80 के हिसाब से करना है, किसके हिसाब से, 15.80 एवरेज के हिसाब से करना है, 15.80 इनके बीच का एवरेज। ठीक है, तो ये 49.61 का इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाई 15.80%, 7.83, तो ये यहाँ पर आपका कितना होगा डेप्रिसिएशन, 7.83 लाख। ठीक है, और फिर मुझे इसका प्रोजेक्शन भी इसी रेट से करना है। ये बेस्ट टेक्निक है आपने डेप्रिसिएशन के प्रोजेक्शन के लिए, याद रखिएगा। लेकिन इसमें आपके जो आंकड़े हैं, जो आप फैक्ट्स ले रहे हो, जो प्रोजेक्शन कर रहे हो, वो फिक्टिशियस नजर नहीं आना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे थे कि बीच में फिगर फिक्टिशियस नजर आ रहा, तो वो ये जो रेट आप निकालोगे एवरेज डेप्रिसिएशन रेट, वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा वेरिएशन अगर है तो आपने गलतियां की है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना वेरिएशन नहीं हो सकता। अभी अभी देखोगे तो ये जेन्युइन लग रहा है, लेकिन पहले बहुत ही जेन्युइन नहीं लग रहा था। ठीक है, तो ऐसे केस में ये आपके लिए जैसे 42 पॉइंट, अब देखिए अगला है आपका इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाई 15.80%, तो 6.77, तो ये 6.77 आपका हो गया डेप्रिसिएशन। इस तरह से आप डेप्रिसिएशन की क्या करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप समझिए, इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान सा ये हो गया यहाँ पर आपने, ये तो आपने बेस है। अब कभी कभी तो ये भी तो हो सकता है ना कि एसेट आपकी आप बीच में खरीद भी तो सकते हो।
ठीक है, कई बार आपने कोई एसेट खरीद ली, लोन पे ले ली साहब, तो कई सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे आप कभी भी एसेट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट में आपकी कोई एसेट आ रही है जो आपने खरीदी, तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। या फिर आपका आपने कोई एसेट पे लोन लिया है तो लोन का स्टेटमेंट निकलवाया है, तो उससे उसको भी आपको देखना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट्स की प्रोजेक्शन की बातें कर रहा हूँ, इनको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एसेट की सही प्रोजेक्शन करोगे। देखिए, अब इसमें एक सवाल कोई भी व्यक्ति उठा सकता है ये, कि सर आपने ये चीज निकाली, चलो हम इससे सेटिस्फाइड है, लेकिन सर आपने ये नेट फिक्स्ड एसेट्स की प्रोजेक्शन भी तो की होगी। आपने नेट फिक्स्ड एसेट्स की प्रोजेक्शन किस आधार पे की? अच्छा, हो सकता है बीच में बढ़ती हुई दिखे, जैसे यहाँ पर आप देखिए 30 से डायरेक्ट कितनी हो गई, 66 हो गई। तो सर आपने ये कैसे किया, या ये कैसे पता चलेगा कि आपकी एसेट बढ़ रही है? आपने बढ़ती हुई प्रोजेक्शन भी तो कर सकते हो। तो ये आप कभी भी ध्यान देना, बैंक स्टेटमेंट या लोन स्टेटमेंट देखो, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने मिड ऑफ द ईयर कोई न्यू एडिशन तो नहीं किया। क्योंकि न्यू एडिशन अगर किया है तो फिर आपकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में वो चीज भी जोड़नी पड़ेगी। एक चीज और है कि आपको ये भी ध्यान में रखना, कई बार आपकी एसेट की एक्चुअल, क्योंकि किसी एसेट को आपने खरीदा और आपने उस पर लोन लिया साहब, मान लो उस पर 60 लाख रुपए का लोन मिला आपको, तो आपको ओरिजिनल एसेट की प्राइस पता करनी पड़ेगी, क्योंकि उस केस में आपने जो लोन लिया, बैंक कभी भी ध्यान देना पूरी वैल्यू का लोन नहीं करता। तो वो एसेट या उस मशीनरी की परचेज प्राइस में हमेशा ध्यान देना, कुछ कंट्रीब्यूशन या मार्जिन मनी आपका होना चाहिए प्रमोटर का, ठीक है। तो प्रमोटर मार्जिन ज्यादातर केस में जैसे 25% हमारा मार्जिन होता है, और बैंक आपको फाइनेंस करती है 75 to 70% बैंक का लोन होता है। अब अगर 60 लाख रुपए का लोन है, इसका मतलब एसेट की वैल्यू तो ज्यादा होगी, क्योंकि वो 60 लाख तो 75% है जो बैंक ने आपको दिया, 25% आपने अपनी तरफ से भी लगाया होगा, तो 20 लाख रुपए का आपका खुद का पैसा भी लगा होगा। यानी वो आप समझिए कि जैसे अभी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, कि आपने कोई ऐसा प्लांट खरीदा या मशीन खरीदी और बैंक ने उस पर कितना लोन दिया, 60 लाख का लोन दिया। अब आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बैंक ने कितना परसेंट पर वो कितना परसेंट फाइनेंस किया उस पे। तो मान लो 75% बैंक ने फाइनेंस किया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 25% आपका खुद का मार्जिन है, प्रमोटर का मार्जिन, आपका खुद का पैसा लगा होगा, तो इसका 25% कितना हो गया, 20 लाख। यानी उस मशीन की वैल्यू कितनी होगी, 80 लाख। तो आपको अपनी बैलेंस शीट में 80 लाख ले जाना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में 80 लाख एडिशन दिखाना पड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, छोटी छोटी बारीकियां जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी जब प्रोजेक्शन करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन की प्रोजेक्शन से पहले आपको असेट की प्रोजेक्शन करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन की प्रोजेक्शन से पहले असेट की प्रोजेक्शन करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज और है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कि डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड से आप लगाते हो, वो भी बड़ा मायने रखता है। क्योंकि अगर अपन प्लांट और मशीनों की बात कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन मेथड का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ एसेट्स होती है, याद रखिएगा, जिन पे स्ट्रेट लाइन मेथड यानी एसएलएम का इस्तेमाल होता है, और कुछ एसेट ऐसी होती है जिन पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज किया जाता है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से आप डेप्रिसिएट कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर साल एक जैसा डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे मैं बताता हूँ कि आपके पास कुछ एसेट है, जैसे मान लो आपके पास प्लांट और मशीनरीज है, इन पे आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो, और आपने वो प्लांट और मशीनरी मान लो 1 करोड़ रुपए की थी, और उसके ऊपर मान लो 15% डेप्रिसिएशन है, तो हर साल 15% ही आपका डेप्रिसिएशन लगने वाला है। तो एवरी ईयर आपको उसको डेप्रिसिएट कितना कितना वैल्यू से करना है, 15 लाख से करना है। तो ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन भी 15 लाख, सेकेंड ईयर का भी 15 लाख, थर्ड ईयर का भी 15 लाख, फोर्थ ईयर का भी 15 लाख। तो जब आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको सेम वैल्यू से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। ये आपको स्ट्रेट लाइन मेथड आपने पढ़ा भी होगा,
अपनी कॉलेज स्कूल वगैरह में, तो ये इस तरह से आपको डेप्रिसिएट करना होगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं इसको, इस तरह से डेप्रिसिएट करना होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। जबकि अगर आप WDV मेथड का इस्तेमाल करते हैं, मान लो आपके पास बिल्डिंग्स हैं और इन पर आप, मान लो आपके पास ये भी 1 करोड़ की थी, ठीक है, और इस पे आपने डेप्रिसिएशन लगाना था मान लो 10%, तो पहले साल आपका डेप्रिसिएशन लगेगा 10 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर में। उसके बाद आपका सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू जो कट के आएगी, जैसे 90 लाख रुपए आई, तो सेकेंड ईयर में आपका डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 9 लाख माइनस होगा, ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। तो ये WDV मेथड इस तरह से काम करता है। फिर 81 लाख बची आपकी वैल्यू, तो थर्ड ईयर में आपका 8,10,000 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो ऐसे WDV जो होती है, ये जो आपका कट के आ रहा है, दिस इज कॉल्ड WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू। इस पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, जो आपका ये डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का, ये डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर का, और ये डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का। तो डेप्रिसिएशन की जब आप गणित कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी एसेट पर आपको SLM मेथड का यूज लेना है, कौन सी एसेट पर आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज लेना है। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अ, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आप प्रोडक्शन करते हैं, तो उस केस में आप स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल भी करते हैं। प्लांट एंड मशीनरीज के केस में, तो उस केस में आपको कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन की अलग अलग प्रकार की एसेट पर अलग अलग तरीके से हो सकती है। ऑलराइट, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपने प्रोजेक्शन कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, आप फिक्स्ड एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसका कैलकुलेशन, जैसे आपको मैं फिक्स्ड एसेट्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो कभी भी ध्यान देना, फिक्स्ड एसेट्स जिन पे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, उसका जो ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक होगा, यानी आपके पास कितना फिक्स्ड एसेट्स था, ठीक है, शुरू में, और आपने कितना बीच में और नई एसेट्स ऐड की यानी खरीदी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ न्यू, जैसे ये यहाँ पर ओपनिंग जितना भी था न्यू खरीदा, ये ऐड हो जाएगा। और कितना आपने इस पे बीच में बेचा, सोल्ड आउट किया, डिलीशन का मतलब होता है सोल्ड, उसको माइनस करने का अपने को। तो आपका यहाँ पर आता है क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक, ठीक है। ये जो भी आएगा क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक, इस पे आपको हमेशा याद रखिएगा डेप्रिसिएशन लगाना है, जो भी रेट से और जो भी मेथड से आप कैलकुलेट करते हैं। तो इस पे आपका डेप्रिसिएशन लगने वाला, मान लो 10%, 15%, वॉट एवर, ठीक है, रेट है, वो हमेशा क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक पे लगता है। और क्लोजिंग ग्रॉस ग्रॉस ब्लॉक कैसे आता है? ओपनिंग में जो भी साल भर में आपने जोड़ा है उसको ऐड करिए, और जो बेचा है उसे माइनस करिए, क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक आपका निकल कर आता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल से आप इसको समझिए कि मान लो साल के शुरू में मेरे पास ओपनिंग में मेरे पास जो एसेट्स की वैल्यू थी वो सपोज 20 लाख की थी, ठीक है। मैंने साल के बीच में कुछ नई एसेट और खरीदी 10 लाख रुपए की, और किसी एक एसेट को मैंने बीच में हटा दिया 5 लाख रुपए, ठीक है। तो अब मेरे पास क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक कितना आया? 25 लाख। इस 25 लाख के ऊपर मेरा कैलकुलेट करना है मुझे क्या? डेप्रिसिएशन। तो जब हम प्रोजेक्शन भी करेंगे तो हमें इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक, जिस पे आपको कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन, राइट। तो वेरी सिंपल कि आप ओपनिंग में आप जो भी एडिशन है उसको ऐड कर दीजिए, डिलीशन को माइनस कर दीजिए, और डेप्रिसिएशन के रेट को मल्टीप्लाई करिए, तो आपका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक आ जाएगा।
डेप्रिसिएशन की रेट कभी भी ध्यान देना, आपको इनकम टैक्स में जो मेंशन की गई रेट है, वही लेनी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की रेट आप अपने मर्जी से नहीं ले सकते। एज़ पर आईटी एक्ट, अगर इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार आप रेट पकड़ रहे हो, या फिर आप कंपनीज एक्ट के अनुसार डेप्रिसिएशन की रेट पकड़ रहे हैं, तो आपको किसी न किसी एक्ट, दो ही तरीके से डेप्रिसिएशन की रेट पकड़नी है, इनकम टैक्स एक्ट या कंपनीज एक्ट। ज़्यादातर केसेस में देखिए, किसी भी बिजनेस के पास या तो मशीनरी होती है, और आपको मैं बता दूं मशीनरी पे 15% डेप्रिसिएशन लगता है, या फिर बिजनेस के पास फर्नीचर होता है, फर्नीचर पे मैं बता दूं 10% डेप्रिसिएशन लगता है, या फिर बिजनेसेस के पास रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है जिसमें उनके वर्कर्स एम्प्लॉयज रहते हैं, उस पर 5% डेप्रिसिएशन लगता है। ये यूनिवर्सल रेट्स हैं, ज़्यादातर केसेस में आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए डेप्रिसिएशन की रेट लेना है। हमेशा कोई भी आप एडिशन बता रहे हैं प्रोजेक्शन में, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगना चाहिए, बिल्कुल मतलब कॉम्प्लिकेटेड या अनरियलिस्टिक डेटा नहीं लगना चाहिए। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, जो कैश फ्लो में भी फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखना है। इधर प्रोजेक्शन कर दिया तो कैश फ्लो का जो प्रोजेक्शन होगा उसमें भी वो डेप्रिसिएशन क्या होगा, जुड़ेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो आप एडिशन कम से कम बताएं। मतलब ऐसा प्रोजेक्शन में आप एसेट को मैं ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, ये कम रखें। मतलब ये ट्राई करिए कि जो आपके पास वर्तमान में एसेट है, उस पर ही डेप्रिसिएशन लगाते हुए उस एसेट का वैल्यू कम कम। प्रोजेक्शन में आपको वो चीजें नहीं बोलनी है जो अभी आपने की नहीं है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि एसेट को बढ़ाकर बता देते हैं प्रोजेक्शन में कि भाई हम तो खरीदेंगे, तो ये थोड़ा सा सही नहीं रहता है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिए। बैंक वाले क्या देखते हैं ना, बैंक वाले आपकी प्रोजेक्शन को एकदम सही मायने में आते हैं कि आपने बहुत बड़ा चढ़ा के प्रोजेक्शन नहीं की हो, आपकी स्टडी ग्रोथ को देखते हैं बैंक वाले, तो उस हिसाब से आपको अपना प्रोजेक्शन को ध्यान में रखना होता है। तो ये था एक महत्वपूर्ण टॉपिक, डेप्रिसिएशन का प्रोजेक्शन, जो आप लोग हमेशा बहुत ही सावधानी से करिए। और ये मैंने जो आपके सामने चार्ट बनाया है, इससे आप इजीली डेप्रिसिएशन की प्रोजेक्शन को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले टॉपिक में हम अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।